हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है डीआरटी सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल वाइवा के लिए। और क्वेश्चन जो हैं वो 10,000 मैंने बनाए हैं। पीडीएफ पढ़ सकते हैं आप लेके, और इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिए। मेरे हिसाब से तो ये भी बेटर ही रहेगा। और मैंने पीछे 3 क्लास ऑलरेडी अपलोड कर दी, आप देख सकते हैं। चैप्टर 8 पे आ चुके हैं अपन। चैप्टर 8 के अंदर अपन रेडिएशन हजार्ड, रेडिएशन से प्रोटेक्शन कैसे करनी है, अलारा क्या होता है, आईसीआरपी, एनसीआरपी और एईआरपी, इन सब के बारे में जो इम्पोर्टेंट वन लाइनर है उनके बारे में पढ़ेंगे। रेडिएशन हजार्ड क्या होता है भाई? रेडिएशन अगर बायोलॉजिकल इफेक्ट कर रहा है, हार्मफुल है ना, तो उसको रेडिएशन हजार्ड कहते हैं। बायोलॉजिकल इफेक्ट करना एक टाइप से। रेडिएशन प्रोटेक्शन का मेन पर्पज़ क्या है? पेशेंट, वर्कर, पब्लिक, तीनों को रेडिएशन से बचाना। पेशेंट को, काम करने वाले इंसान को, और पब्लिक जो है जनरल पब्लिक, उसको बचाना। ये रेडिएशन प्रोटेक्शन में आते हैं। रेडिएशन प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि रेडिएशन बायोलॉजिकल डैमेज करती है, इस वजह से। रेडिएशन प्रोटेक्शन का बेसिक प्रिंसिपल कितने होते हैं? 3 प्रिंसिपल होते हैं। रेडिएशन प्रोटेक्शन के बेसिक प्रिंसिपल कौन कौन से? टाइम, डिस्टेंस एंड शील्डिंग। ये प्रोटेक्शन के 3 बेसिक प्रिंसिपल होते हैं। टाइम, डिस्टेंस एंड शील्डिंग। अब चलो डिटेल्स में पढ़ते हैं थोड़ा। टाइम प्रिंसिपल क्या है भाई? एक्सपोजर टाइम को कम से कम रखा जाए। टाइम कम करने से डोज पर क्या इफेक्ट होगा? डोज कम हो जाएगी। डिस्टेंस प्रिंसिपल क्या है? सोर्स से दूर रखना। अगर जो एक्सेस सोर्स है उससे दूर रहेंगे, वही डिस्टेंस प्रिंसिपल है। डिस्टेंस अगर बढ़ेगी, डोज कम हो जाएगी। शील्डिंग प्रिंसिपल क्या है? प्रोटेक्टिव मटेरियल का यूज़ करना, ये शील्डिंग पर्पज़ है। रेडिएशन शील्डिंग के लिए सबसे कॉमन मटेरियल लेड का यूज़ किया जाता है, आपको पता ही है ये तो। लेड रेडिएशन को क्यों ऑब्जॉर्व करता है? क्योंकि एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसका, इसलिए ऑब्जॉर्व कर लेता है। मोबाइल बैरियर किसके लिए यूज़ करते हैं? स्टाफ की प्रोटेक्शन करने के लिए मोबाइल बैरियर का यूज़ करते हैं। प्रोटेक्टिव स्क्रीन के लिए अपन स्कैटर रेडिएशन बचाने के लिए यूज़ करते हैं प्रोटेक्टिव स्क्रीन। रेडिएशन प्रोटेक्शन का गोल्डन रूल क्या होता है? मिनिमम एक्सपोजर। इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? डिस्टेंस डबल करने पर इंटेंसिटी 1/4 हो जाती है। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? डिस्टेंस डबल करने पर इंटेंसिटी 1/4 हो जाती है ना, कम हो जाती है। मतलब डिस्टेंस अगर 2 गुना होगी तो इंटेंसिटी 4 गुना से कम हो जाएगी। इनवर्स स्क्वायर लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? I1/I2/D2/D1 ये इस टाइप से लिखेंगे। I1/I2 = D2/D1 का दोनों का स्क्वायर, होल स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो ये है, तो देखो ये देखो, I1 यहाँ है तो D1 यहाँ पे, I2 यहाँ पे, तो इन्वर्स हो गया ना। ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और यहाँ पे स्क्वायर है। तो अगर यहाँ पे 2 कर दिया 1 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस टाइप से वो कम होती है। डिस्टेंस 2 गुना करने पर डोज कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। डिस्टेंस 3 गुना 1/9 हो जाएगी। स्क्वायर करना है। रेडिएशन सेफ्टी में इनवर्स स्क्वायर लॉ इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। फ्लूरोस्कोपी में डिस्टेंस मेंटेन क्यों करते हैं भाई? डोज कम करने के लिए, स्कैटर रेडिएशन से बचने के लिए। इजी मेथड, डिस्टेंस बढ़ाना। स्कैटर रेडिएशन बढ़ना है तो डिस्टेंस बढ़ा दो। डिस्टेंस और इंटेंसिटी का रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, वही अभी बता के गया था मैं। डिस्टेंस बढ़ने से एक्सपोजर बढ़ता है? नहीं बढ़ता। डिस्टेंस बढ़ने से रेडिएशन रिस्क कम होता है? बिल्कुल होता है। अब अलारा प्रिंसिपल के ऊपर बात कर लेते हैं कि अलारा क्या होता है भाई। अलारा का फुल फॉर्म क्या है? एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। अलारा का पर्पज़ क्या है? रेडिएशन डोज को कम करना, मिनिमम रखना। अलारा किस फील्ड में यूज होता है? रेडिएशन प्रोटेक्शन में यूज होता है। अलारा प्रिंसिपल किस पर बेस्ड है? टाइम, डिस्टेंस, शील्डिंग पे बेस्ड है। अलारा पेशेंट और वर्कर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। अलारा का ऑब्जेक्टिव क्या है? अननेसेसरी एक्सपोजर नहीं होने देना, अवॉइड करना। भाई जिसकी नीड ही नहीं है वो क्यों कर रहे हैं? अलारा रेडिएशन सेफ्टी का फंडामेंटल प्रिंसिपल है, बिल्कुल फंडामेंटल ये तो बनाता है। अलारा डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में अप्लाई होता है, बिल्कुल होता है। अलारा फ्लूरोस्कोपी में इंपॉर्टेंट, बिल्कुल। अलारा सिटी में, बिल्कुल सिटी में, सब में होगा भाई, जिस में रेडिएशन यूज़ हो रही है वहाँ पे। अब मैक्सिमम परमिसिबल डोज क्या है? मतलब कितनी जा सकती है मैक्सिमम किसी इंसान को, और डोज लिमिट क्या होती है? तो एमपीडी का फुल फॉर्म क्या है? मैक्सिमम परमिसिबल डोज होता है। ऑक्यूपेशनल वर्कर किसको बोलते हैं? जो रेडिएशन के साथ काम करते हैं। पब्लिक के लिए डोज लिमिट कितनी है? 1 मिलीसीवर्ट पर ईयर। ये पब्लिक के लिए है, ये वैल्यू ध्यान रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑक्यूपेशनल के लिए कितनी है? 20 मिलीसीवर्ट पर ईयर। ये एवरेज निकाला है। अगर टोटल देखें तो 50, एक साल में 50 मिलीसीवर्ट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 5 साल का एवरेज निकलता है कि एक साल में 50 लग गई, दूसरी साल में 10 लगी, तीसरी साल में 20 लग गई, और चौथी साल में फिर से 10 लगी। तो देखो 4 हो गए, एक और ले लेते हैं, फिर अगेन 20 लगी। तो 50 और 10 60, 60 और 20 80 90 और 110। अब 110 में अगर 5 का डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25। एक सेकंड, हाँ 25 हो जाएगा। तो 25 ज़्यादा से ले गई, इसीलिए बोल रहा है कि एक में 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके चलो।
20 मिली सीवेट होने चाहिए टोटल 5 ईयर का एवरेज में आए तो। प्रेग्नेंट रेडिएशन वर्कर के लिए प्रोटेक्शन जरूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। रेडिएशन वर्कर की डोज मॉनिटरिंग कौन करता है? या तो थर्मोल्यूमिनेसेंट डोसीमीटर करेगा या फिर ऑप्टिकल स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंट डोसीमीटर करेगा, OSL। डोज लिमिट क्यों बनाई जाती है भाई? रेडिएशन रिस्क को कंट्रोल करना अपने को, इसलिए डोज लिमिट बना दी कि यहाँ से ज़्यादा नहीं लेना तुमको। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर को मॉनिटर करना जरूरी है, बिल्कुल जो काम करता है उसको मॉनिटर करना जरूरी है। रेडिएशन वर्कर का पर्सनल डोसीमीटर पहनना चाहिए, बिल्कुल पहनना चाहिए। MPD रेडिएशन सेफ्टी का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बिल्कुल। मैक्सिमम परमिजिबल जो डोज वाला है कंसेप्ट है वो रेडिएशन सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। लेड प्रोटेक्टिव डिवाइसेस क्या होती हैं? लेड एप्रिन क्या होता है? लेड से बना हुआ प्रोटेक्टिव गारमेंट, वो लेड एप्रिन है। लेड एप्रिन का पर्पज़ क्या है? रेडिएशन एक्सपोजर कम करना। लेड एप्रिन की कॉमन लेड इक्विवेलेंस कितनी होती है? लेड एप्रिन की कॉमन लेड इक्विवेलेंस है वो 0.5 mm। ध्यान रखना, याद रखना वैल्यू 0.5 mm। लेड ग्लव्स किसके लिए यूज़? हैंड की प्रोटेक्शन के लिए। आई गॉगल, आई प्रोटेक्शन। थायराइड शील्ड, थायराइड से। गोनाइड शील्ड, गोनाइड के लिए। लेड बैरियर क्या होता है भाई? मोबाइल प्रोटेक्टिव बैरियर होता है जो कि ऑक्यूपेशनल वर्कर, जो काम करने वाला बंदा, उसके पीछे खड़ा होकर एक्सपोज करता है। लेड ग्लास क्या होता है? रेडिएशन प्रोटेक्टिव व्यूइंग ग्लास। फ्लूरोस्कोपी में लेड एप्रिन मैंडेटरी, बिल्कुल मैंडेटरी है। अब आता है कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड एरिया। कंट्रोल एरिया जहाँ रेडिएशन एक्सपोजर मॉनिटर कर रहे हैं अपन, उसको कंट्रोल्ड एरिया बोलते हैं। एक्सरे रूम कंट्रोल एरिया, बिल्कुल वहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं अपन। अनकंट्रोल जहाँ पे जनरल पब्लिक है वहाँ पे अपन कंट्रोल नहीं कर रहे, उसको मॉनिटर कर ही नहीं रहे, तो वो अनकंट्रोल आ जाएगा। वेटिंग एरिया यूजुअली किस कैटेगरी में आता है? अनकंट्रोल एरिया में। वेटिंग एरिया जो होता है वो यूजुअली अनकंट्रोल एरिया में आता है। अनकंट्रोल एरिया में वार्निंग सिग्नल लगते हैं, हाँ लगते हैं ना। रेडिएशन सिंबल को क्या कहते हैं? ट्रीफॉइल सिंबल बोलते हैं रेडिएशन सिंबल को, जो लगाए होते हैं बाहर। वार्निंग लाइट का पर्पज़ क्या होता है? रेडिएशन एक्सपोजर इंडिकेट करना। वार्निंग लाइट का पर्पज़ क्या है? रेडिएशन एक्सपोजर इंडिकेट करना। एक्सरे रूम डोर पर वार्निंग लाइट होती है, बिल्कुल होती है। एक्सरे रूम डोर पर वार्निंग लाइट होती है भाई। कंट्रोल एरिया में मॉनिटरिंग जरूरी है, बिल्कुल कंट्रोल एरिया में तो ज़रूरी है। अनकंट्रोल एरिया के लिए डोज लिमिट 1 मिलीसीवर्ट पर ईयर जो जनरल पब्लिक को लगती है वही सेम यहाँ पे होगी। ICRP क्या है? ICRP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन। ICRP का मेन फंक्शन क्या है? रेडिएशन प्रोटेक्शन रिकमेंडेशन देना। भाई रेडिएशन से प्रोटेक्शन करनी तो उसके लिए क्या क्या रिकमेंडेशन है, वो कौन देगा? ICRP देती है। ICRP इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ICRP रेडिएशन डोज लिमिट रिकमेंडेड करती है, हाँ वो बताती है कि भाई ऑक्यूपेशनल की इतनी होनी चाहिए, पब्लिक कितनी होनी चाहिए, वो सब बताती है। ICRP पेशेंट सेफ्टी को सपोर्ट करती है, बिल्कुल। NCRP क्या होता है? ये नेशनल होता है। NCRP का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड मेजरमेंट। वो इंटरनेशनल कमीशन था, ये काउंसिल है। तो अब आता है कि भाई NCRP किस कंट्री की है? तो NCRP जो है वो अपनी USA की है। NCRP का फंक्शन क्या होता है, क्या करती है NCRP? रेडिएशन प्रोटेक्शन गाइडलाइन देती है कि भाई ये काम तुम्हें करना है, ये काम नहीं करने। NCRP रेडिएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है, बिल्कुल ICRP की तरह वो भी। ये साइंटिफिक रिपोर्ट पब्लिश करती है, बिल्कुल ये भी रिपोर्ट पब्लिश करती है। अब आता है EARB जो अपने वाला है। EARB का फुल फॉर्म एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। किस देश की रेगुलेटरी? इंडिया की। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड कब लगाया गया था? ये आया था 1983 में, 1983 में। EARB का मेन फंक्शन क्या है भाई? रेडिएशन फैसिलिटी को रेगुलेट करना, जो अपन चीज़ें काम में ले रहे हैं, एक्सरे मशीन वगैरह, सबको लाइसेंस वगैरह देना है, प्रोटेक्शन कैसे करना, वो सब कौन करता है? ये अपना EARB करता है। इंडिया में एक्सरे मशीन रजिस्ट्रेशन कौन करता है? EARB करता है। रेडिएशन सेफ्टी में कौन बनाता है इंडिया में? रूल जो है वो EARB बनाती है। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट को EARB अप्रूवल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। EARB रेडिएशन वर्कर की सेफ्टी इंश्योर करता है, बिल्कुल करता है। EARB क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम को मॉनिटर करता है, बिल्कुल करता है। इंडिया में रेडिएशन सेफ्टी की मेन अथॉरिटी EARB है, ठीक है। तो EARB के बारे में ये है। फिर एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं? रेडिएशन प्रोटेक्शन के 3 प्रिंसिपल क्या है? टाइम, डिस्टेंस, शील्डिंग। अलारा एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। डिस्टेंस डबल करने पर वही 1/4 हो जाती है। ऑक्यूपेशनल के लिए 20 मिलीसीवर्ट, पब्लिक के लिए 1 मिलीसीवर्ट। लेड एप्रिन की कॉमन थिकनेस है वो 0.5 mm। और ICRP का फुल फॉर्म इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन है। NCRP का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड मेजरमेंट्स। EARB का फुल फॉर्म एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। इंडिया में रेडिएशन सेफ्टी अथॉरिटी कौन है? EARB। इंपॉर्टेंट वैल्यू में ऑक्यूपेशन डोज लिमिट 20 मिलीसीवर्ट, पब्लिक 1 मिलीसीवर्ट, लेड एप्रिन 0.5 mm। लेड अलारा एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, EARB 1983 में। और डिस्टेंस डबल करेंगे, डोज 1/4 हो जाएगी। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब अपन बात करेंगे एक्सरे इंटरेक्शन विद मैटर की, एटेन्यूएशन एंड HVL हाफ फेल्यूलियर के बारे में। तो ये टॉपिक अपन ने पूरा पढ़ने वाले हैं, 3 टॉपिक हैं इसमें।
एक्सरे इंटरेक्शन विद मैटर क्या होता है भाई, जब एक्सरे किसी सब्सटेंस से या फिर मैटर से टकराती है और इफेक्ट प्रोड्यूस करती है तो वो बोलते हैं। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में सबसे कॉमन इंटरेक्शन कौन से हैं, फोटो इलेक्ट्रिक और कॉम्पटन स्कैटरिंग, ये दोनों हैं। फोटो इलेक्ट्रिक और कॉम्पटन स्कैटरिंग, इंटरेक्शन का रिजल्ट क्या हो सकता है, इंटरेक्शन से एब्जॉर्प्शन हो सकता है, स्कैटरिंग हो सकता है, ट्रांसमिशन हो सकता है। 3 काम हो सकते हैं इंटरेक्शन में, एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग और ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन क्या होता है, एक्सरे बिना इंटरेक्शन के पास हो जाए, ट्रांसमिशन मतलब इंटरेक्शन नहीं करे वो और बिना इंटरेक्शन करके निकल जाए आगे, तो उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है भाई, जब मैटर में एब्जॉर्ब हो जाए उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। स्कैटरिंग क्या होती है, एक्सरे का डायरेक्शन चेंज होना, वो स्कैटरिंग होती है। इंटरेक्शन इमेज क्वालिटी को इफेक्ट करती है, बिल्कुल करती है। इंटरेक्शन पेशेंट डोज को इफेक्ट करती है, बिल्कुल करती है। एक्सरे इंटरेक्शन एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है, बिल्कुल। इंटरेक्शन तभी ज़्यादा होगा एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा। इंटरेक्शन फोटोन एनर्जी पर डिपेंड करती है, हाँ। तो ये 3-4 फैक्टर हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करती है इंटरेक्शन। फिर आता है कोहेरेंट स्कैटरिंग, सबसे पहली है कोहेरेंट स्कैटरिंग। क्या होती है, लो एनर्जी स्कैटरिंग जिसमें आयनाइजेशन नहीं होता, तो कोहेरेंट के अंदर आयनाइजेशन होता ही नहीं है। कोहेरेंट स्कैटरिंग का दूसरा नाम क्लासिकल स्कैटरिंग भी बोलते हैं इसको, क्लासिकल। कोहेरेंट स्कैटरिंग में फोटोन एनर्जी चेंज होती है, नहीं होती। कोहेरेंट स्कैटरिंग के अंदर फोटोन की एनर्जी चेंज नहीं होती। कोहेरेंट स्कैटरिंग में वेवलेंथ चेंज होती है, बिल्कुल वेवलेंथ चेंज नहीं होती। कोहेरेंट स्कैटरिंग में वेवलेंथ सेम रहती है, जिस वेवलेंथ से आया था फोटोन उसी वेवलेंथ से निकल जाएगा। कोहेरेंट स्कैटरिंग आयनाइजेशन करती है, बिल्कुल नहीं करती। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, बहुत कम है, लगभग 5% होता है, लेस देन 5% कोहेरेंट का। फोग प्रोड्यूस करती है, हाँ, ये स्कैटरिंग ज़्यादा करवाती है। कोहेरेंट स्कैटरिंग किस एनर्जी रेंज में होता है, लो एनर्जी रेंज में होता है। कोहेरेंट स्कैटरिंग पेशेंट डोज कोहेरेंट स्कैटरिंग पेशेंट डोज पर ज़्यादा इफेक्ट करती है। भाई पेशेंट डोज तो ये क्या करेगी, नहीं करती, 5% है। कोहेरेंट स्कैटरिंग डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस में काम आती है, हाँ। सॉरी ये बोला कि कम होती है क्या, हाँ, तो कम होती है, ये ज़्यादा नहीं होती। अब आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, फोटोन अपनी सारी एनर्जी इनर सेल इलेक्ट्रॉन को दे देगा, जैसे के हो गया, ये जो के सेल होता है ना, या फिर एल होता है उसको, तो ये दोनों के दोनों है वो आउटर इलेक्ट्रॉन इनर इलेक्ट्रॉन वाले हैं, इनर ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन है, तो फोटो इलेक्ट्रिक में इनर को दी जाती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन का क्या होता है भाई, कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है वो। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो बाहर निकला उसको। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इमेज कॉन्ट्रास्ट पर क्या इफेक्ट करता है भाई, कॉन्ट्रास्ट को इंप्रूव करता है, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस टिश्यू में सबसे ज़्यादा होता है, बोन और हाई एटॉमिक नंबर मटीरियल में, जैसे जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उनमें ज़्यादा होता है। लो केवीपी पर ज़्यादा होता है, बिल्कुल, एनर्जी कम होगी वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज़्यादा होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पेशेंट डोज को इंक्रीज़ करता है, बिल्कुल करता है। डायग्नोस्टिक इमेजिंग के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बढ़ा देते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर उनका ज़्यादा होता है। बेरियम एंड आयोडीन इमेज कॉन्ट्रास्ट क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है इसलिए, और इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इमेज डिटेल इंप्रूव करता है, बिल्कुल करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस सेल में होता है, इनर सेल में होता है। करेक्टरिस्टिक रेडिएशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद प्रोड्यूस हो सकती है, हाँ, हो सकती है। करेक्टरिस्टिक रेडिएशन जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद प्रोड्यूस होती हैं, क्योंकि इनर सेल के साथ इंटरेक्शन में करेक्टरिस्टिक रेडिएशन प्रोड्यूस होते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोबेबिलिटी किस पर डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर पर और फोटोन की एनर्जी पर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि एटॉमिक नंबर कितना है, फोटोन की एनर्जी कितनी है। अगर फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होगी तो फिर ये कम होगा फोटो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन, जबकि एटॉमिक नंबर ज़्यादा तो ज़्यादा होगा, तो उसके समानुपाती हो गया ना, और उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में इमेज फॉर्मेशन के लिए कौन सी इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है। फिर आता है कॉम्पटन स्कैटरिंग। कॉम्पटन स्कैटरिंग क्या होती है, फोटोन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं और अपनी कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। भाई आउटर से टकराएगा और कुछ एनर्जी दे देगा आउटर वाले इलेक्ट्रॉन को, तो उसको बोलते हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग। कॉम्पटन इंटरेक्शन में फोटोन कम्प्लीटली एब्जॉर्ब होता नहीं, पार्शली एब्जॉर्ब होता है, उसके अंदर आधे फोटोन है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, आधे रिमूव हो जाएंगे, मतलब स्कैटर हो जाएंगे। कॉम्पटन इंटरेक्शन के बाद फोटोन का क्या होता है, कॉम्पटन इंटरेक्शन हो गया, अब क्या होगा, स्कैटर हो जाएगा वो। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है कॉम्पटन इंटरेक्शन के बाद में। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में सबसे कॉमन इंटरेक्शन कौन सी है, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में सबसे कॉमन इंटरेक्शन है वो कॉम्पटन स्कैटरिंग है। कॉम्पटन स्कैटरिंग इमेज कॉन्ट्रास्ट पर क्या इफेक्ट करती है, कॉन्ट्रास्ट कम करती है। भाई वो कॉन्ट्रास्ट कम कर देती है ना,
स्कैटरिंग ज़्यादा होती है इसमें। कॉम्पटन स्कैटरिंग स्टाफ के लिए डेंजरस है, हजार्डस है। हाँ, स्कैटर रेडिएशन का मेजर सोर्स क्या है? तो भाई कॉम्पटन स्कैटरिंग, सबसे ज़्यादा स्कैटर रेडिएशन आती है कॉम्पटन स्कैटरिंग से। हाई केवी पे कॉम्पटन स्कैटरिंग बढ़ जाती है क्योंकि स्कैटर भी बढ़ती है रेडिएशन, इसलिए वो भी बढ़ेगी। कॉम्पटन इंटरेक्शन एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है? नहीं करती। कॉम्पटन इंटरेक्शन जो होता है वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड नहीं करता। कॉम्पटन इंटरेक्शन सॉफ्ट टिश्यू में ज़्यादा होती है? हाँ, कॉम्पटन इंटरेक्शन सॉफ्ट टिश्यू में ज़्यादा होती है। ग्रिड किस इंटरेक्शन को इफेक्ट करता है? यही कॉम्पटन स्कैटर को इफेक्ट करता है वो, क्योंकि स्कैटर रेडिएशन यहीं से तो आ रही है, इसलिए। कॉम्पटन स्कैटर इमेज फॉग प्रोड्यूस करता है? बिल्कुल प्रोड्यूस करता है। तो कॉम्पटन है वो फॉग प्रोड्यूस करेगा क्योंकि स्कैटरिंग करता है ना, इसलिए। स्कैटर रेडिएशन का मेन कोज कॉम्पटन इंटरेक्शन ही है। रेडिएशन वर्कर एक्सपोजर का मेजर सोर्स क्या होता है? तो कॉम्पटन स्कैटरिंग। बार बार ये बोला कि कॉम्पटन स्कैटरिंग, कॉम्पटन स्कैटरिंग। तो कॉम्पटन स्कैटरिंग स्कैटर रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, बस सिंपल है। पेयर प्रोडक्शन क्या होता है? पेयर प्रोडक्शन में हाई एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर प्रोड्यूस करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है और पॉजिट्रॉन जो है वो आपस में मिलके, देखो इसमें क्या होता है पेयर प्रोडक्शन में, जब न्यूक्लियस से स्ट्राइक करेगा ना ये फोटोन, ये मैंने थोड़ा आपको पढ़ने में थोड़ी गड़बड़ कर दी मैंने। देखो यहाँ पे इसने बोला हाई एनर्जी फोटोन, तो न्यूक्लियस जो है ये वाला, अब यहाँ पे कोई जाके इलेक्ट्रॉन है, सॉरी फोटोन इसके ऊपर इंटरेक्शन कर रहा है, टकरा रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ से दो चीज़ निकल जाएंगी। एक तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और एक पॉजिट्रॉन निकल जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन वाला, ये दो चीज़ें निकलेंगी। इसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन, पेयर का प्रोडक्शन होना। ठीक है, पेयर प्रोडक्शन के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? मिनिमम कितनी है? 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए पेयर प्रोडक्शन करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है। पेयर प्रोडक्शन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में नहीं है भाई। पेयर प्रोडक्शन किस फील्ड में होता है? फिर वो न्यूक्लियर मेडिसिन में वहाँ चला जाता है, रेडिएशन थेरेपी में। देखो रेडिएशन थेरेपी न्यूक्लियर मेडिसिन में, तो उसमें होता है। पेयर प्रोडक्शन न्यूक्लियस के पास होता है, बिल्कुल। पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है। ये पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा तो वो बन जाएगा पॉजिट्रॉन। पेयर प्रोडक्शन में सब फोटोन डिसअपीयर हो जाता है। हाँ, पेयर प्रोडक्शन के अंदर फोटोन है वो डिसअपीयर हो जाता है। पेयर प्रोडक्शन हाई एनर्जी इंट्रैक्शन है, बिल्कुल। पेयर प्रोडक्शन है वो हाई एनर्जी इंट्रैक्शन होता है। पेट इमेजिंग में पॉजिट्रॉन रिलेटेड कंसेप्ट यूज़ होता है, बिल्कुल। पेट इमेजिंग, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी के अंदर पॉजिट्रॉन से रिलेटेड यही कंसेप्ट होता है। उसमें दो पॉजिट्रॉन निकलते हैं, है ना, 0.5 एनर्जी वाले, 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले, तो एक साइड में एक साइड में। तो ये अपना इंपॉर्टेंट होता है पेट इमेजिंग में। पेयर प्रोडक्शन सीटी इमेजिंग में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भाई सीटी और एक्सरे तो सेम ही हो गया ना, वो तो डायग्नोस्टिक में आ गया। अब एक आता है फोटो डिसइंटीग्रेशन। क्या होता है फोटो डिसइंटीग्रेशन में? हाई एनर्जी फोटो न्यूक्लियस से पार्टिकल निकाल देता है, पार्टिकल निकालता है फोटो डिसइंटीग्रेशन। फोटो डिसइंटीग्रेशन पे एनर्जी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर होनी चाहिए वो करने के लिए। उसके बाद में डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में फ़ोटो डिसइंटीग्रेशन होती है? बिल्कुल नहीं होती। रेडियोथेरेपी में फ़ोटो डिसइंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है। फ़ोटो डिसइंटीग्रेशन न्यूक्लियस से रिलेटेड इंट्रैक्शन है, बिल्कुल। फ़ोटो डिसइंटीग्रेशन जो होता है वो न्यूक्लियस से रिलेटेड इंट्रैक्शन होता है, न्यूक्लियस से इंट्रैक्शन होता है वहाँ पे। अब आता है एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन क्या होता है? बीम की इंटेंसिटी का कम हो जाना, एब्जॉर्ब हो जाना, कुछ पार्सली कुछ स्कैटर हो जाना, तो उससे क्या होगा, बीम की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं एटेन्यूएशन। तो कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं? एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग, दो चीज़ें इसके अंदर होती हैं। एटेन्यूएशन इमेज फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई। डेंस टिश्यू एटेन्यूएशन ज़्यादा करते हैं, बिल्कुल ज़्यादा करते हैं। बोन एटेन्यूएशन सॉफ्ट टिश्यू से ज़्यादा करती है, बिल्कुल। बोन एटेन्यूएशन है वो ज़्यादा करती है सॉफ्ट टिश्यू से। एटेन्यूएशन किस फैक्टर पर डिपेंड करती है? किस किस फैक्टर पर एटेन्यूएशन डिपेंड करता है? थिकनेस पे, डेंसिटी पे, एटॉमिक नंबर पे और फोटोन की एनर्जी पे एटेन्यूएशन है वो डिपेंड करता है। थिकनेस पे, डेंसिटी पे, एटॉमिक नंबर पे और फोटोन एनर्जी पे। थिकनेस बढ़ने पर एटेन्यूएशन बढ़ जाती है भाई, ज़्यादा थिकनेस होगी तो एटेन्यूएशन भी ज़्यादा होगा। डेंसिटी बढ़ने पर एटेन्यूएशन बढ़ जाती है, सिंपल, वही थिकनेस और डेंसिटी एक ही चीज़ होगी। एटॉमिक नंबर बढ़ने पर एटेन्यूएशन बढ़ जाती है, हाई केवी पर कम हो जाती है। अगर केवीपी हाई होगा तो एटेन्यूएशन कम हो जाएगी, उसमें फिर पेनिट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, ट्रांसमिशन ज़्यादा होगा। अब आते हैं हाफ वैल्यू लेयर। क्या होती है हाफ वैल्यू का फुल फॉर्म बता दिया HVL का? वो थिकनेस जो बीम की इंटेंसिटी को आधा कर दे भाई, जो प्राइमरी बीम आ रही है उसकी इंटेंसिटी को आधा करने वाली थिकनेस को बोलते हैं HVL। HVL किस यूनिट में मेजर होता है वो याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही क्वेश्चन है। MM एल्यूमिनियम के अंदर ये मेज़र किया जाता है, ठीक है। जैसे फिल्ट्रेशन होता है ना, वैसे ही होता है HVL भी, दोनों सेम ही चीज़ होगी एक टाइप से। तो इंटेंसिटी को कम कर रहे हैं।
एच बीम क्वालिटी को इंडिकेटर है, हाँ भाई एच जो है बीम क्वालिटी का इंडिकेटर है। हाई एच का मतलब क्या होता है, बीम हार्ड होना। हाई एच हाफ वैल्यू लेयर है, उससे बीम है वो हार्ड हो जाती है। लो एच का मतलब क्या है, सॉफ्ट बीम होना। फिल्ट्रेशन बढ़ने पर एच बढ़ जाती है, अगर फिल्ट्रेशन बढ़ेगा तो एच भी बढ़ जाएगी। के बढ़ने पर एच जो है क्या होगा, बढ़ जाती है, के बढ़ेगा एच बढ़ेगी। हाई रेडिएशन एच रेडिएशन प्रोटेक्शन में यूज़फुल है, बिल्कुल रेडिएशन प्रोटेक्शन में जो एच है वो यूज़फुल होती है। इसी का यूज़ करके रेडिएशन प्रोटेक्शन की जो थिकनेस है किसी मटेरियल की वो बनाई जाती है। बीम क्वालिटी मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, बीम की क्वालिटी को मेज़र करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एच का यूज़ करते हैं कि बीम की क्वालिटी कैसी है। एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन में आ जाते हैं। डायग्नोस्टिक इमेजिंग की सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रैक्शन फोटो इलेक्ट्रिक है, ध्यान रखना। स्कैटर रेडिएशन का मेन सोर्स कॉम्पटन स्कैटरिंग से आती है स्कैटर रेडिएशन। इमेज कॉन्ट्रास्ट कौन सी इंट्रैक्शन इंप्रूव करती है, फोटो इलेक्ट्रिक। इमेज कॉन्ट्रास्ट कहाँ से होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से इंप्रूव होगा। कॉन्ट्रास्ट को कौन सी इंट्रैक्शन ख़राब करती है, कॉम्पटन स्कैटरिंग, ये ख़राब करेगी। पेयर प्रोडक्शन के लिए मिनिमम एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एच का फुल फॉर्म क्या है, हाफ वैल्यू लेयर एच का फुल फॉर्म होता है। एच बीम का क्या बढ़ाती है, बीम की क्वालिटी एच बढ़ा देती है। हाई के पर कौन सी इंट्रैक्शन डोमिनेट करती है, अगर हाई के होगी तो कौन सी इंट्रैक्शन जाएगी वहाँ पे, कॉम्पटन स्कैटरिंग जाएगी। लो के पे कौन सी जाएगी, फोटो इलेक्ट्रिक पे जाएगी। उसके बाद में बोन इमेज वाइट क्यों होती है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा, ये के वाला जो मैटर है, देखो लो के पे क्यों हो रहा है इंट्रैक्शन, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के, तो जैसे ही एनर्जी बढ़ेगी वो कम हो जाएगा, इसलिए बोल रहा है कि ज़्यादा एनर्जी पे तो वो कम होगा, लेकिन लो एनर्जी पे तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज़्यादा होगा ना। और हाई के पे अगर चले जाएंगे तो क्योंकि स्कैटर रेडिएशन बढ़ेंगी, मतलब कॉम्पटन स्कैटरिंग ज़्यादा हो रही है, तो वो फिर इंट्रैक्शन डोमिनेट करेगा वहाँ पे। बोन इमेज वाइट क्यों दिखती है भाई, क्योंकि हाई फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन हो जाता है, इस वजह से वो वाइट दिखती है। इंपॉर्टेंट वैल्यू की बात करते हैं, पेयर प्रोटेक्शन के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, फोटो डिसइंटीग्रेशन के लिए 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर एनर्जी चाहिए। एच हाफ वैल्यू लेयर होती है। डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंट इंट्रैक्शन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। स्कैटर में मेन कोज है कॉम्पटन स्कैटरिंग, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन को कॉम्पटन इंट्रैक्शन से निकलता है, फोटो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से निकलता है। तो ये अपना 2 चैप्टर और कंप्लीट हो चुके हैं और क्वेश्चन अपने अच्छे खासे कवर कर लिए, इंपॉर्टेंट भी देख लिए जो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और चीज़ें समझ आई होगी। कमेंट करिए, कोई डाउट पूछना हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।